गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट थी रासायनिक बंधन, और इसमें हम पढ़ रहे थे कोवलेंट बॉन्ड। रासायनिक बंधन फर्स्ट थी ये, रासायनिक बंधन फर्स्ट, और इसमें चला था अपना कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बॉन्ड बंध। तो इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें हमने सहसंयोजक बंध की डेफिनेशन है वो पढ़ ली थी, और इसके लिए जो लुईस थ्योरी दी गई थी वो पढ़ी थी। और सहसंयोजक यौगिक यानी वे कंपाउंड्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। उन यौगिकों में या उन यौगिकों के जो लक्षण थे वो हमने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ लिए थे। उसके बाद सहसंयोजक यौगिकों को समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए थे, तो वो थे आपके वीबीटी और दूसरा था एमओटी, ये भी बता दिया था। तो इसमें से जो अपना वीबीटी है वो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। वीबीटी ठीक है, फुल फॉर्म रहेगी इसकी वीबीटी की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये रहेगा इसका पूरा नाम। हिंदी में बोलेंगे इसको संयोजकता बंध सिद्धांत। हिंदी में नाम रहेगा इसका संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद में आता है कि ये संयोजकता बंध सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था, तो इसमें आएगा गिवन बाई। संयोजकता बंध सिद्धांत या वीबीटी किसके द्वारा दिया गया, तो इसमें आएगा कि दो साइंटिस्ट थे, हाइटलर और दूसरा था लंदन। इन दोनों ने इस सिद्धांत को दिया था, हिटलर और लंदन ने। उसके बाद में दो साइंटिस्ट और आए थे, उन्होंने हिटलर और लंदन के द्वारा दिया गया जो वीबीटी सिद्धांत था उसमें कुछ सुधार किए थे, इम्प्रूवमेंट किए थे, तो उनके नाम रहेंगे पाउलिंग, हम इसको पोलिंग भी बोल दें, और दूसरा था स्लेटर। ठीक है, तो वीबीटी के साथ में इन चार साइंटिस्ट को जोड़ा जाता है कि सबसे पहले वीबीटी या संयोजकता बंध सिद्धांत हिटलर और लंदन के द्वारा दिया गया। फिर उस सिद्धांत में पोलिंग और स्लेटर ने कुछ इम्प्रूवमेंट या सुधार किए थे। इस कारण से इस सिद्धांत को HLSP थ्योरी या HLSP सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस वीबीटी को हम HLSP थ्योरी या HLSP सिद्धांत क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चारों नाम ही इन साइंटिस्ट के नाम है। H से बनता है हिटलर, L से बनेगा लंदन, S से बनेगा स्लेटर और P से बनेगा पोलिंग। तो इन चारों साइंटिस्ट के नाम के आधार पे वीबीटी को हम HLSP सिद्धांत भी कहते हैं। ये था इसमें इसकी फुल फॉर्म और किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये इसका उपनाम हो जाएगा, एक अन्य नाम। उसके बाद देखिए आप कि संयोजकता बंध सिद्धांत है उसके अंदर क्या बताया गया है। तो संयोजकता बंध सिद्धांत या वीबीटी के अंदर क्या बताया गया है कि दो परमाणु होते हैं, जैसे कि ए और बी, ये दो परमाणु है इसके अंदर। इन दोनों परमाणुओं में वे दोनों परमाणु जो ए और बी हैं, इन दोनों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के आपस में साझे के द्वारा सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। ऐसा वीबीटी में जनरली बताया गया है कि दो परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा वहां सहसंयोजक बंध का निर्माण होने से एक अणु का निर्माण होता है। तो एक सहसंयोजक अणु का निर्माण हो इसके लिए आवश्यक है कि दो परमाणु हैं वो अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का एक दूसरे के साथ में साझा करके वहां पे सहसंयोजक बंध का निर्माण करें। इससे जो कंपाउंड्स बनेगा उसको क्या बोलेंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स या सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। उसके बाद में वीबीटी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं या वीबीटी के अभिगृहित बोले, हिंदी में एक ही बात है। तो वीबीटी के पोस्टुलेट या अभिगृहित यानी जो चार साइंटिस्ट थे उन्होंने वीबीटी के अंदर क्या बताया था वो हम पढ़ेंगे। तो इसके पोस्टुलेट में पहला पोस्टुलेट या पहला अभिगृहित रहेगा वीबीटी का कि जो परमाणु कक्षक आपस में, परमाणु कक्षकों में तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और वे इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा कि अति व्यापन करने वाले परमाणु कक्षक, जैसे ये दो परमाणु कक्षक हैं, ये दोनों में क्या है, एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये दोनों परमाणु कक्षक अति व्यापन के द्वारा एक कोवलेंट बॉन्ड है वो बनाएंगे। तो अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षक हैं वो एक ऐसी दिशा से एक दूसरे की तरफ बढ़ने चाहिए, यानी दोनों कक्षक एक दूसरे के पास में उस दिशा से आने चाहिए
जिससे कि इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग या अतिव्यापन अधिकतम हो सके। तो पहला अभिकृत क्या रहेगा इसमें कि वीबीटी के अनुसार अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षकों को आपस में एक दूसरे की तरफ उस दिशा से आना चाहिए कि जिससे कि इनके बीच अतिव्यापन अधिकतम हो सके। सेकंड पोस्टुलेट रहेगा कि दो परमाणु कक्षकों के बीच में अतिव्यापन जितना अधिक होगा उनके बीच बनने वाला बंध उतना ही क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। दो परमाणु कक्षक जो एक दूसरे की तरफ सही दिशा से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, उनमें अतिव्यापन जितना अधिक होगा उन दोनों परमाणुओं के बीच बनने वाला बंध उतना ही क्या रहेगा, प्रबल रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। तीसरा पोस्टुलेट वीबीटी में क्या बताया गया कि आपस में अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षकों में क्या होने चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आपस में अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षकों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए इसके अंदर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होने चाहिए। फोर्थ नंबर में आएगा ये कि जो परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन कर रहे हैं, वे परमाणु कक्षक जो आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इन कक्षकों की या इन कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए। जो एनर्जी होती है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एनर्जी सेम होगी तो यहाँ पे ओवरलैपिंग अतिव्यापन ज्यादा होगा, अतिव्यापन ज्यादा होगा तो दोनों परमाणुओं के बीच बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो जो कंपाउंड्स बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, अर्थात उसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो फोर्थ पोस्टुलेट में लिखा जाएगा वीबीटी में कि आपस में अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षकों की या उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा लगभग क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उसके बाद में आएगा इसका पांचवा पोस्टुलेट। पांचवें पोस्टुलेट में क्या होता है इसमें कि अतिव्यापन करने वाले जो ये परमाणु कक्षक हैं वो कैसे होने चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी कि संकरित कक्षक होने चाहिए। ठीक है, तो पांचवा पोस्टुलेट रहेगा वीबीटी का इसमें कि अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षक जिनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वे कक्षक क्या होने चाहिए, यदि संकरित कक्षक हो तो वहां अतिव्यापन की मात्रा अधिक हो जाएगी। अतिव्यापन की मात्रा अधिक होने से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो जो मॉलिक्यूल बनेगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो पांचवें पोस्टुलेट के अनुसार अतिव्यापन करने वाले परमाणु कक्षक का वो क्या होना चाहिए, संकरित होने चाहिए। ये थे इसमें 5 वीबीटी के पोस्टुलेट। वीबीटी के पोस्टुलेट्स के बाद में इसमें एक एग्जांपल रहेगा। वीबीटी के पोस्टुलेट्स को समझने के लिए तो एग्जांपल के रूप में यहाँ पे लिया गया है H2 गाढ़ा, यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, दोनों परमाणु एक जैसे ही हैं, दोनों ही हाइड्रोजन के हैं, लेकिन इसको अलग अलग दिखाने के लिए एक को Ha मान लिया और दूसरे परमाणु को क्या मान लिया, Hb मान लिया। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं वो जो आपस में एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो वहाँ H2 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। इसको हम Ha और Hb भी बोल सकते हैं। अब दोनों हाइड्रोजन परमाणु हैं Ha और Hb, उनके बीच में ओवरलैपिंग होने से किस प्रकार से H2 मॉलिक्यूल बनता है, इसे वीबीटी की सहायता से हम समझाएंगे। ये भी क्या है, 1s1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी रहेगा 1s1। दोनों को बनाते हैं s ऑर्बिटल के राउंड शेप में। दूसरे वाला देखो यहाँ पे बनाते हैं इसको, दूसरे वाला हाइड्रोजन है Hb, एक जैसे ही है, सिर्फ इसका नाम लिखा हुआ है Ha, ये रहेगा यहाँ पे Hb। दोनों में क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये नाभिक रहेगा दोनों का, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये Ha का नाभिक और ये Hb का नाभिक। एक इलेक्ट्रॉन है 1s1 का, मतलब वो इलेक्ट्रॉन इन दोनों में क्या है, यहाँ पे है। अब Ha और Hb का, हाइड्रोजन के दो परमाणु है, Ha और Hb का परमाणु, इन दोनों के बीच में दो प्रकार के फोर्स है वो कार्य करते हैं। दो प्रकार के फोर्स कार्य करेंगे, तो इसमें लिखा जाएगा कि हाइड्रोजन के दो परमाणु Ha व Hb के
बीच दो HA और HB के परमाणु कक्षकों के बीच दो प्रकार के फोर्स या बल है वो कार्य करते हैं। फर्स्ट रहेगा इसमें अट्रैक्शन फोर्स और सेकंड रहेगा इसमें रिपल्सन फोर्स। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु HA और HB के परमाणु कक्षकों के बीच दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला रहेगा अट्रैक्शन फोर्स, हिंदी में बोलेंगे आकर्षण बल, और ये रहेगा प्रतिकर्षण बल। ठीक है, अब देखें आकर्षण बल तो किसके बीच में लगता है? अपोजिट चार्ज के बीच में। जहाँ पे अपोजिट चार्ज हो वहां पे लगेगा आकर्षण बल, और रिपल्सन फोर्स कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे क्या रहेगा? सेम चार्ज रहेगा। तो समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश के बीच में क्या रहेगा? आकर्षण रहेगा। इसमें HA का नाभिक है, नाभिक के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। इसके नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पे क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो HA का नाभिक है वो HB के नाभिक को क्या करेगा? सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। HA का इलेक्ट्रॉन और HB का इलेक्ट्रॉन दोनों पे क्या है? नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। अब HA का इलेक्ट्रॉन है वो HB के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। इसी प्रकार से HB का जो नाभिक है वो HA के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। दो चार प्रकार के बल हो गए, 1 2 3 और ये 4, नाम दे दी इनको। अब इनमें से अट्रैक्शन कौन सा है? 2 और 3 वाला। तो अट्रैक्शन फोर्स भी इसमें दो प्रकार के, A और B, दो लगा दिए। कौन से? तो एक पे इसमें लगा देंगे हम HB का न्यूक्लियस, HB न्यूक्लियस एंड HA इलेक्ट्रॉन, यानी HA के इलेक्ट्रॉन और HB के नाभिक के बीच का आकर्षण बल। ये रहेगा आपके कितने नंबर है? 2 नंबर है। दूसरा आकर्षण बल कहाँ पे है? HA का नाभिक और HB के इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो न्यूक्लियस किसका आएगा? HA का, और नाभिक इलेक्ट्रॉन किसका आएगा? HB का, जो कि हमने 3 नंबर से लिखा है। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं HA और HB, इन दोनों के परमाणु कक्षकों के बीच जो दो प्रकार के फोर्स थे, उसमें फर्स्ट रहेगा अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन में दो प्रकार के रहेंगे, एक तो HA का नाभिक और HB के इलेक्ट्रॉन के बीच में, सेकेंड HB का नाभिक और HA के इलेक्ट्रॉन के बीच में लिखती है। उसके बाद में आता है इसमें रिपल्सन फोर्स, तो ये भी दो प्रकार के हैं। HA और HB के दोनों इलेक्ट्रॉनों के क्या होता है? सेम चार्ज, ऋणावेश होने से दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। तो ये भी दो प्रकार के हो गए। तो इसमें आएगा HA एंड HB न्यूक्लियस। तो इसमें पूरी लाइन लिखा जाएगा कि रिपल्सन फोर्स इन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ HA एंड HB, HA और HB के बीच में HA और HB के नाभिक के बीच में प्रतिकर्षण बल, और सेकंड रहेगा HA का इलेक्ट्रॉन और HB के इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण बल जो इलेक्ट्रॉन के बीच वाला 1 नंबर है, और नाभिक के बीच वाला क्या लिख दिया? 4 नंबर है। तो इस प्रकार के जो 4 फोर्स इन दो को बता दिया। 2 नंबर और 3 नंबर वाला तो है इसमें आकर्षण बल, और 1 नंबर और 4 नंबर वाला क्या रहेगा? इसमें प्रतिकर्षण बल है वो रहेगा। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के बल है वो कार्य करेंगे। उसके बाद इसमें आएगा अब HA और HB का जो परमाणु कक्षक है वो H2 का अणु बनाने के लिए एक दूसरे के पास में आएंगे। नेक्स्ट कंडीशन में ये और पास में आ गए, जैसे यहाँ तक आ गए। उससे नेक्स्ट वाली जो कंडीशन है ये HA का है, और ये क्या रहेगा? HB का। उससे नेक्स्ट वाली कंडीशन में एक दूसरे के पास में आएंगे और एक दूसरे के साथ में ओवरलैपिंग करेंगे। ये यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ ओवरलैपिंग, हिंदी में बोलेंगे इसको अतिव्यापन हो रहा है, अतिव्यापन होगा। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे H2 का मॉलिक्यूल है वो बन जाता है HA और HB से। इस प्रकार से बनेगा। पहले इन दोनों के बीच में दो प्रकार के फोर्स कार्य करेंगे। उसके बाद में क्या लिखा जाएगा कि उसके बाद हाइड्रोजन के दोनों परमाणु कक्षक HA और HB एक दूसरे के पास आते हैं। कब तक आते हैं एक दूसरे के पास? ये तब तक आएंगे जब तक कि इन दोनों के बीच के जो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स की वैल्यू क्या नहीं हो जाए? बराबर नहीं हो जाए। यानी रिपल्सन फोर्स
और अट्रैक्शन फोर्स। जब हाइड्रोजन के दोनों परमाणु Ha और Hb के बीच अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का मान एक दूसरे के बराबर हो जाता है, तो ये दोनों परमाणु ना तो एक दूसरे के पास आएंगे और ना ही एक दूसरे के दूर जाएंगे। ये दोनों एक जगह पे आके क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। जब ये दोनों एक जगह आके स्थिर हो जाएंगे, वहां हम ये मानेंगे कि इन दोनों कक्षकों के बीच आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल बराबर हो गया। उस कंडीशन में ही Ha और Hb के परमाणु कक्षकों के बीच जो एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था उसकी सहायता से यहाँ ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग होने से इस प्रकार से H2 मॉलिक्यूल का निर्माण होगा, जिसमें Ha और Hb दोनों परमाणु कक्षकों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो सहसंयोजक सिग्मा बंध कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ बनेगा H2 का मॉलिक्यूल। इस ओवरलैपिंग का नाम क्या रहेगा, SS ओवरलैपिंग, क्योंकि दोनों ही परमाणु में कक्षक क्या है, 1s1 1s1 है, इसलिए इस अतिव्यापन का नाम क्या रहेगा, SS ओवरलैपिंग। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच अतिव्यापन होने से H2 अणु का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में आता है कि H2 अणु है उसका बनना यदि हम तरंग यांत्रिकी की सहायता से समझाएं तो इसे किस प्रकार से समझाएंगे, तो इसमें तरंग यांत्रिकी यानी वेव मैकेनिक्स, तो तरंग यांत्रिकी की सहायता से H2 अणु का बनना है वो समझाया जाए तो इसमें क्या आएगा, वेव मैकेनिक्स है। इसकी सहायता से जो हिटलर नामक वैज्ञानिक था, हाइटलर बोले, उसने समझाया था इसको। ठीक है, एक तरंग यांत्रिकी से किस प्रकार से H2 अणु का बनना समझाएंगे तो इसमें ये आएगा तरंग यांत्रिकी से समझाने के लिए। तो सबसे पहले आएगा कि जब Ha व Hb का अणु एक दूसरे से ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, उस कंडीशन में ये कंडीशन रहेगी, फर्स्ट कंडीशन है ये, फर्स्ट बोलेंगे इसको, फर्स्ट कंडीशन में Ha1 और Hb2 1 और 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइन में क्या लिखा जाएगा, वेव मैकेनिक्स के अनुसार जब दो हाइड्रोजन परमाणु कक्षकों के मध्य अतिव्यापन नहीं होता है उस समय Ha परमाणु का इलेक्ट्रॉन, Ha कक्षक है या Ha परमाणु का इलेक्ट्रॉन Ha के पास रहेगा और Hb वाला जो परमाणु है उसका कक्षक है वो उसका इलेक्ट्रॉन Hb के पास में रहेगा। तो Ha के इलेक्ट्रॉन को हम 1 नंबर से बता रहे हैं और Hb के इलेक्ट्रॉन का नंबर रखा हमने 2। तो Ha का इलेक्ट्रॉन Ha के पास और Hb का इलेक्ट्रॉन Hb के पास में रहेगा। उसके बाद में वेव मैकेनिक्स के अनुसार क्या बताया जाएगा कि जब ओवरलैपिंग हो जाती है अतिव्यापन हो जाएगा और अतिव्यापन होने के बाद जब H2 का अणु बन जाता है उस कंडीशन में Ha और Hb, तब ये बता नहीं सकते, ये देखो इसमें बन गया H2 का अणु, अभी 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से ये पता नहीं चल रहा कि ये इलेक्ट्रॉन कौन से का है, यानी Ha का इलेक्ट्रॉन कौन सा है और Hb का इलेक्ट्रॉन कौन सा है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सहसंयोजक बंध बनने के बाद में दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों पे दोनों इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों पे इन दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते कि दोनों इलेक्ट्रॉनों में से Ha का इलेक्ट्रॉन कौन सा है और Hb का इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है। उस कंडीशन में इनको लिखा जाएगा Ha2 और Hb1। ठीक है, एक 2 नंबर इलेक्ट्रॉन हमेशा ही Hb का रहेगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं केवल। तो जब अतिव्यापन हो जाता है, अतिव्यापन होने के बाद जब H2 का अणु बन जाता है तो उस कंडीशन में हम इन दोनों के परमाणु कक्षकों और इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये रहेगा इसमें वेव मैकेनिक्स के अनुसार। तो इसमें आता है कि संरचना फर्स्ट है उसके लिए तरंग फलन जो होता है वेव फंक्शन, उसको हम लिखेंगे यहाँ पे साइन से, साइन। ठीक है, वेव फंक्शन को साइन से लिखेंगे। तो इसमें नीचे लिखा जाएगा कि कंडीशन फर्स्ट के लिए वेव फंक्शन को किस प्रकार से लिखेंगे, तो उसको लिखेंगे हम साइन फर्स्ट। ये रहेगा इसमें साइन Ha साइन Hb सेकेंड। अब खुद का इलेक्ट्रॉन खुद के पास में ही है। ठीक है, अतिव्यापन होने से पहले कंडीशन है।
और सेकंड कंडीशन में क्या है कि अतिव्यापन होने के बाद जब ये पहचान करना कठिन हो जाता है कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन HA का है कौन सा इलेक्ट्रॉन HB का है, उस समय वेव फंक्शन को साइन सेकंड से लिखेंगे और ये बनेगा यहाँ पे साइन HA सेकंड, इससे लिख रहे हैं हम, और साइन HB फर्स्ट। ये बनेंगे अपनी तरंग यांत्रिकी के अनुसार कि फर्स्ट कंडीशन ओवरलैपिंग से पहले उसका वेव फंक्शन साइन फर्स्ट से लिखेंगे और ओवरलैपिंग होने के बाद में इसका वेव फंक्शन साइन सेकंड है, उसको समीकरण नंबर 2 की सहायता से लिखा जाएगा। उसके बाद जब हाइड्रोजन के दोनों परमाणु कक्षक हैं वो एक दूसरे के साथ में अतिव्यापन कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि दो परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन कर रहे हैं, HA का और HB का। जितने परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतने ही नए अणु कक्षकों का निर्माण होता है। अब H2 का अणु बनने के लिए दो परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं तो जो नए कक्षक बनेंगे उनकी संख्या भी क्या रहेगी, 2 रहेगी। एक रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अतिव्यापन या ओवरलैपिंग की क्रिया में जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए अणु कक्षक बनेंगे। तो यहाँ पे जो H2 का मॉलिक्यूल पढ़ रहे थे उसके अंदर दो परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं तो नए कक्षक भी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। दो में से एक तो रहेगा हाई एनर्जी वाला और दूसरा क्या रहेगा, लो एनर्जी वाला। एक तो दो कक्षक बनेंगे उसमें एक रहेगा लो एनर्जी का और दूसरा रहेगा हाई एनर्जी का। ठीक है, तो इसका जो वेव फंक्शन है उसको हम किससे लिखेंगे, साइन पॉजिटिव से लिखेंगे। साइन पॉजिटिव क्या आएगा इसके अंदर, इसमें लिखा जाएगा C1 साइन 1 प्लस में C2 साइन 2 और ये वाला जो हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल बनेगा उसके लिए हम लिखेंगे C1 साइन 1 माइनस में C2 साइन 2। ये बन गई 3 नंबर समीकरण और ये बन गई 4 नंबर समीकरण। इन 3 नंबर और 4 नंबर समीकरण में जो C1 और C2 लिखे हुए वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, स्थिरांक हैं। और 4 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु के लिए C1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, प्लस माइनस C2 के बराबर रहेगी। तो C1 और C2 क्या रहेंगे यहाँ पे, कांस्टेंट रहेंगे। अब समीकरण नंबर 3 और 4 में समीकरण नंबर 1 और 2 से साइन फर्स्ट और साइन सेकंड की वैल्यू रखेंगे। इसको हम साइन सेकंड भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ये फर्स्ट माने। इसके अंदर रखेंगे समीकरण नंबर 3 में तो क्या बनेगा, साइन पॉजिटिव इज इक्वल टू C1 साइन HA फर्स्ट साइन HB सेकंड प्लस में C2 साइन A सेकंड और साइन B फर्स्ट। ये बनेगी 5 नंबर समीकरण। और समीकरण नंबर 4 में साइन 1 और साइन 2 की वैल्यू यहाँ से रखें समीकरण नंबर 1 और 2 से, तो ये बनेगा साइन नेगेटिव इज इक्वल टू C1 साइन HA फर्स्ट साइन HB सेकंड माइनस में C2 साइन A2 साइन B1। ये रहेगी समीकरण नंबर 6। तो इस प्रकार से समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 वो प्राप्त हो जाएंगे। अब इसके अंदर साइन 1 का साइन पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, ये दो वैल्यू प्राप्त हो रही है, साइन पॉजिटिव और साइन नेगेटिव। तो इसमें साइन पॉजिटिव इसके लिए और साइन नेगेटिव है वो इसके लिए। ठीक है, साइन पॉजिटिव वाला ये रहेगा और साइन नेगेटिव वाला ये रहेगा। साइन पॉजिटिव के अंदर ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हाइड्रोजन के दोनों परमाणु कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन होने का मतलब है कि दोनों परमाणु कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, इस प्रकार से दोनों का चक्रण क्या है, विपरीत है। विपरीत चक्रण हुआ तभी तो ये दोनों मिलकर के एक ही कक्षक में आ गए, इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि हर्ट्ज के नियम अनुसार क्या होता है, एक कक्षक में रहने वाले दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। यदि ये भी ऐसे ही होता तो इसमें ऐसे आते समान चक्रण वाले दो इलेक्ट्रॉन, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो अट्रैक्शन साइन पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ दोनों परमाणु कक्षकों के बीच में आकर्षण हो रहा है, जिससे वहां पे H2 अणु के बीच में क्या हो जाएगा, एक उपसह संयोजक बंध का निर्माण होगा। और इस कम ऊर्जा वाले कक्षक में क्या रहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जहाँ अट्रैक्शन होता है अट्रैक्शन से एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। उसके बाद में ये जो साइन नेगेटिव लिखा हुआ है, इसमें नेगेटिव का मतलब हो रहा है कि हाइड्रोजन के दोनों परमाणु कक्षकों यानी कि हाइड्रोजन के दोनों परमाणु कक्षक हैं HA और HB, इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है।
रिपल्सन होने से एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ी है तभी तो ये कक्षक कहाँ गया, उच्च ऊर्जा पे चला गया। और इस कक्षक में उपस्थित रिपल्सन हो रहा है, दोनों परमाणु कक्षक एक दूसरे से अतिव्यापन नहीं करेंगे। अतिव्यापन कब नहीं करेंगे, जब यहाँ पे उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या हो, समान हो। समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में अतिव्यापन नहीं होगा। अतिव्यापन नहीं होगा तो ये जो कक्षक है उच्च ऊर्जा वाला, वहां पे हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं के बीच में उपसह संयोजक बंध का निर्माण नहीं होने से H2 अणु नहीं बनता है। तो यहाँ पे H2 का अणु केवल एक ही कंडीशन में बन रहा है, उस टाइम जब कम एनर्जी वाला कक्षक है उसके अंदर साइन पॉजिटिव से क्या हो, अट्रैक्शन हो, उसी कंडीशन में H2 का अणु है वो बन पाता है। ये रहेगा इसमें H2 अणु के बनने की वेव मैकेनिक्स या क्वांटम यांत्रिकी की सहायता से व्याख्या। उसके बाद में ये वीबीटी कंप्लीट हो गया। अब वीबीटी की क्या पढ़नी है आपको, लिमिटेशन पढ़नी है कि वीबीटी की क्या क्या कमियां रहेंगी। इसमें हेडिंग लिखे हैं लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, ये वीबीटी की कमियां। इसके अंदर देखें वीबीटी की लिमिटेशन में क्या रहेगा, तो इसमें आएगा फर्स्ट लिमिटेशन आएगी इसकी कि वीबीटी या संयोजकता बंध सिद्धांत है वो केवल दो परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन के युग्मन की सहायता से कोवलेंट बॉन्ड तो फर्स्ट लिमिटेशन में क्या आएगा इसमें कि वीबीटी की सहायता से केवल दो परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझे के द्वारा सह संयोजक बंध के बनने को समझाया गया है, जबकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यानी कि उपसह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे, उपसह संयोजक बंध। तो उपसह संयोजक बंध किस प्रकार से बनता है उसे वीबीटी के द्वारा नहीं समझाया गया था। तो फर्स्ट लिमिटेशन में क्या लिखेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा फर्स्ट लिमिटेशन में कि वीबीटी की सहायता से केवल दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा सह संयोजक बंध के बनने को समझाया जाता है, लेकिन दो परमाणुओं के बीच बनने वाले उपसह संयोजक बंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को वीबीटी की सहायता से नहीं समझाया जाता है। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है वो देखें एक लाइन में कि जब दो परमाणुओं के बीच में एक बॉन्ड बन रहा हो और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड से जुड़े हुए किसी एक परमाणु के द्वारा दिए जाएं तो उस बंध को उपसह संयोजक बंध कहते हैं। मान लीजिए ए ने अपने दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिए और बी के साथ में बॉन्ड बना लिया। अब बंध में तो दो इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ दो थे वैसे ही दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक इसका एक इसका इन्होंने साझा किया है, लेकिन उपसह संयोजक बंध में जो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो उस बंध से जुड़े हुए किसी एक परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं। ए देगा तो ए दाता परमाणु कहलाएगा और बी देगा तो बी क्या कहलाएगा, दाता परमाणु। तो उपसह संयोजक बंध की परिभाषा में क्या लिखा जाएगा कि किन्हीं दो परमाणुओं के बीच का वह बंध जिसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन उस बंध से जुड़े हुए किसी एक परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं तो वह बंध उपसह संयोजक बंध कहलाता है। और उपसह संयोजक बंध की व्याख्या वीबीटी की सहायता से नहीं की गई थी। ये रहेगी इसकी फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड में देखें क्या रहेगा, सेकंड लिमिटेशन के अनुसार क्या होगा कि वीबीटी के अनुसार तो O2 क्या है, O2 क्या होना चाहिए, अनुचुंबकीय होना चाहिए। वीबीटी क्या बताता है कि O2 का जो अणु है ऑक्सीजन अणु जो कि दो ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बन रहा है, ये अणु वीबीटी के अनुसार क्या है, अनुचुंबकीय, सॉरी वीबीटी के अनुसार ये अणु क्या है, प्रतिचुंबकीय, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक है। लेकिन O2 अणु की वास्तविक में जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक होती है। तो इस वीबीटी तो क्या बता रहा है कि O2 का अणु क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, लेकिन O2 के अणु की वास्तव में प्रकृति है वो
अनुचुंबकीय होती है। तो O2 की जो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति है उसे VBT की सहायता से नहीं समझाया गया है। तो O2 अणु की जो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति है इसको MOT सिद्धांत जो इसके बाद में पढ़ेंगे उसके द्वारा समझाया गया है। तो O2 अणु अनुचुंबकीय होता है, इसे हम MOT में पढ़ेंगे, अणुकक्षक सिद्धांत में पढ़ेंगे इसी यूनिट में। ठीक है, ये दो होंगे इसमें VBT की लिमिटेशन होगी। उसके बाद में थर्ड लिमिटेशन देखिए, इसमें VBT के अनुसार क्या था कि A और B कोई भी दो परमाणु है वो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तभी उनके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। लेकिन H2 पॉजिटिव एक आयन है। H2 पॉजिटिव का मतलब एक हाइड्रोजन का परमाणु है और दूसरा हाइड्रोजन का आयन है, दोनों में आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, H2 पॉजिटिव बना रहे हैं। H हाइड्रोजन का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, 1s1 है, लेकिन H पॉजिटिव किससे बनेगा, जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 1s0 है, तो H पॉजिटिव का 1s0। अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। और VBT ने बताया था कि दो परमाणु के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा वहां पे अणु बनता है। तो ये आयन कैसे बन गया, जबकि ये आयन क्या होता है, अस्तित्व में होता है, और इस आयन के बनने के लिए बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो ये आयन किस प्रकार से बना है ये VBT ने नहीं समझाया है। तो तीसरी लिमिटेशन क्या रहेगी इसकी कि H2 पॉजिटिव आयन के बनने को VBT के आधार पर नहीं समझाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ लिमिटेशन है, क्या रहेगी VBT की, उसमें आएगा कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, सह संयोजक बॉन्ड, जो कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे के द्वारा बनता है, इस कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं होता है, 100% कोवलेंट करेक्टर नहीं होते, इसके अंदर सह संयोजक गुण 100% नहीं होते हैं, यानी इसके अंदर कुछ मात्रा में क्या होंगे, आयनिक गुण भी होंगे, आयनिक करेक्टर भी होंगे। अब एक सह संयोजक बंध में कितने % आयनिक करेक्टर होते हैं, इसे VBT की सहायता से नहीं समझाया जा सकता है। तो ये VBT की क्या होगी, एक कमी होगी कि कोवलेंट बॉन्ड में कितने % आयनिक करेक्टर हैं, इसे VBT की सहायता से नहीं समझाया जा सकता है। उसके बाद में जो इसकी लास्ट लिमिटेशन रहेगी वो रहेगी किसी भी अणु की एक संरचना के द्वारा उस अणु के सभी गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। किसी अणु की एक संरचना के द्वारा उस अणु के जितने भी गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उन सभी की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे उस अणु की हमें एक से अधिक संरचनाएं बनानी पड़ेगी और उन एक से अधिक संरचनाओं को हम रिजोनेंस स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचनाएं कहते हैं, और अनुनादी संरचनाओं को VBT की सहायता से नहीं समझाया जा सकता है। ठीक है, तो किसी अणु के सभी गुणों को उसकी एक संरचना के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। इस कारण से उस अणु की सभी गुणों को समझाने के लिए वहाँ पे उस अणु की एक से अधिक संरचनाएं बनानी पड़ती हैं और उन संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहेंगे, और इन अनुनादी संरचनाओं को VBT की सहायता से नहीं समझाया जा सकता है। ठीक है, ये रहेंगे VBT की लिमिटेशन। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।